ये चैप्टर नंबर 4 है, गुणज तथा गुणनखंड। तो आइए इसके आज हम 28 प्रश्न हल कर लेते हैं। तो पहला प्रश्न है, एक अभाज्य संख्या के कितने गुणनखंड होते हैं? तो जैसा कि आप जानते हो कि अभाज्य संख्याएं ऐसी संख्याएं होती हैं जिनमें स्वयं उस संख्या के अलावा केवल एक से ही भाग जा सकता है। तो ये जो कुछ संख्याएं हैं ये सभी अभाज्य संख्याएं हैं। तो यदि इनके गुणनखंड करोगे तो 2 को केवल 2 गुणा 1 लिखा जा सकता है। तो इसके कितने गुणनखंड हुए? 1, 2। और ऐसे 3 है तो 3 के कितने गुणनखंड हो सकते हैं? 3 गुणा 1, 1, 2, केवल 2 हो सकते हैं। अर्थात जो अभाज्य संख्याएं होती हैं उनके केवल और केवल 2 ही गुणनखंड होते हैं। प्रश्न संख्या 2 ये है, 18 और 24 में उभयनिष्ठ गुणनखंडों की संख्या। उभयनिष्ठ का अर्थ यहाँ कॉमन से होता है। तो आप 18 के जब गुणनखंड करोगे तो 18 में गुणनखंड आएंगे 1 गुणा 18, उसके अलावा 6 गुणा 3, ये भी 18 होते हैं। इसके अलावा 9 गुणा 2, ये भी 18 होते हैं। तो इसके गुणनखंड हुए 1, 2, 3, 4, 5, 6। अब 24 के यदि गुणनखंड करोगे तो 1 गुणा 24 और 6 गुणा 4 भी 24 होते हैं, 8 गुणा 3 भी 24 होते हैं और 12 गुणा 2 भी 24 होते हैं। तो यदि कॉमन की बात करें तो देखो 1 है दोनों में, उसके अलावा 6 है दोनों में, और उसके अलावा ये देखो 3 भी है दोनों में, और यहाँ 2 भी है दोनों में। यानी 1, 2, 3, 4 जो हैं दोनों में कॉमन हैं। या हम उभयनिष्ठ गुणनखंड उसको समझ सकते हैं जिस संख्या से दोनों संख्याओं में भाग चला जाए। यहाँ 1 से जा सकता है दोनों में, 2 से जा सकता है, और इसके अलावा 6 से जा सकता है, और जो है 3 से जा सकता है। तो अगला प्रश्न ये है, 14 और 77 के बीच में 7 के गुणजों की संख्या है। तो 14 और 77 के बीच में 7 के कितने गुणज? तो गुणज का अर्थ होता है कि 7 के गुणज हैं तो 7 में किसी प्राकृतिक संख्या का मल्टीप्लाई करके यानी गुणा करके गुणज बनाया गया होगा। गुणज हमेशा दी गई संख्या से बड़ा होता है। तो 14 से बड़ा होता है 7 का जो पहाड़ा है 21, 7 चौके 28, 7 पंजे 35, 7 छिक्के 42, सत्तू सत्तू 49, 7 8 56, और 7 नाम 63, 7 ढाई 70, और उसके बाद फिर यहाँ 77 आ जाएगा, और यहाँ पे सबसे पहले 14 है। तो इन दोनों को छोड़ के इनके बीच में कितने गुणज हैं ये पूछा गया है। तो 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, यानी कितने गुणज हैं? 8 गुणज हैं। चौथा प्रश्न है 20 के गुणनखंड। तो 20 को कितनी तरह से तोड़ा जा सकता है? तो एक तो 20 गुणा 1 हो गया, उसके अलावा 4 गुणा 5 भी लिखा जा सकता है 20, 10 दूनी भी 20 होते हैं, और उसके अलावा 20 को और किसी प्रकार से नहीं तोड़ा जा सकता। तो कितने हो गए? यानी यहाँ दिए गए हैं तो कौन कौन से हैं? एक तो 1 है, तो 1 जो है इन तीनों में ही है, तो इसमें नहीं है, इसको छोड़ दो। 20 है, तो 20 जो है 20 केवल इसी में है, तो यही वाला सही होगा, इसमें भी नहीं है और इसमें भी नहीं है, बाकी सभी इसमें मिल जाएंगे। पांचवा प्रश्न ये है कि 36 के गुणनखंडों की संख्या। तो यहाँ यदि आप 36 के फैक्टर करोगे तो या तो इसी के तरह कर सकते हैं इसको, तो ये होगा 36 को अगर आप इस तरह से लिखना चाहोगे तो ये हो जाएगा, एक तो 36 गुणा 1,
उसके अलावा इसे लिखा जा सकता है 9 गुणा 4 36 होते हैं, 9 चौक 36। और एक जो है 6 गुणा 6 भी 36 होते हैं, 12 तिया भी 36 होते हैं, 18 दूनी भी 36 होते हैं। मुझे लगता है 36 के सारे जो हैं गुणज हो चुके हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, और इसमें ये 6 डबल बार है इसलिए इसको 9 लिखेंगे। तो कितना हो जाएगा ये, इसके गुणनखंडों की संख्या कितनी हो गई, 9 हो गई। इसका एक और तरीका है जो हम आगे के किसी सवाल में आपको बताएंगे। प्रश्न संख्या 6 है, निम्न में से कौन 316 का गुणनखंड नहीं है। तो हम जानते हैं कि 316 का जो गुणनखंड नहीं होगा तो उससे ये संख्या कभी कटेगी नहीं। तो एक तो सबका ही गुणनखंड होता है, इससे ये कट भी जाएगा। 158 का ये जस्ट डबल है, इससे भी कट रहा है। और 8 का भाग भी चला जाएगा इसमें। और ये जो 9 दिख रहा है ये जो है एक विषम संख्या है और ये एक सम संख्या है, तो इसमें इसका भाग कभी जा ही नहीं सकता, यानी ये वाला गुणनखंड नहीं होगा। तो हमारा जो ऑप्शन होगा वो कौन सा सही करके आना है, इसमें नहीं पूछा है, तो यही वाला सही करके आना है। 7वां प्रश्न है, 25 से छोटे 3 के गुणजों की संख्या। तो 3 के गुणज होंगे 3 एकम 3, 3 दूनी 6, 3 त्रिका 9, 3 चौक 12, ते 5 15, ते छक्के 18, ते 7 21, ती 8 24। और उसके बाद करेंगे तो 25 से बड़े हो जाएंगे। तो छोटे पूछे हैं, गिन लेते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8, कितने हो गए, 8 गुणज हो गए। 8वां प्रश्न है, प्रत्येक विषम संख्या का गुणनखंड है। तो प्रत्येक जो विषम संख्या है उसका गुणनखंड क्या होगा। तो सम हो या विषम हो, एक जो है सबका गुणनखंड होता है। जरूरी नहीं है कि 3 या 5 या 0 तो किसी का है ही नहीं, 3 या 5 प्रत्येक विषम संख्या का गुणनखंड हो जाए, लेकिन एक जो है कोई भी प्राकृतिक संख्या हो सबका गुणनखंड होता है। 9वां प्रश्न है, 80 के अभाज्य गुणनखंड हैं। यहाँ एक शब्द ध्यान रखना है, अभाज्य गुणनखंड पूछे गए हैं, न कि केवल गुणनखंड। तो अभाज्य गुणनखंड निकालने का तरीका जो है वही है आपका पुराना वाला। इस तरह से लाइन करेंगे और सबसे पहले 2 से काटेंगे तो 40 बार कटेगा। उसके बाद फिर 2 से काटेंगे तो 20 बार कटेगा। उसके बाद फिर 2 से काटेंगे तो 10 बार कटेगा। और उसके बाद फिर जो है ये 5 बार कटेगा और 5 को फिर काटेंगे 5 से तो ये 1 बार कटेगा। तो इधर जो संख्याएं लिखी होती हैं ये सभी अभाज्य संख्याएं होती हैं। तो देखिए 2 2 2 2, 4 बार 2 है और 1 बार 5 है। तो 1 2 3 4 बार 2 और 1 5, विकल्प ए जो है इसका बिल्कुल सही है। 10वां प्रश्न है, 1000 के अभाज्य गुणनखंड हैं। तो 1000 के यदि आप अभाज्य गुणनखंड करोगे तो इसी तरीके से काटेंगे इसे। तो 1000 सबसे पहले 2 से काटते हैं तो ये 2 से कटेगा 500 बार। फिर 2 से काटोगे तो फिर ये इसका आधा हो जाएगा, 250 हो जाएगा। फिर 2 से काटोगे तो फिर आधा हो जाएगा, 125। फिर 2 से काटोगे तो ये 25 ही रह जाएगा। सॉरी, 2 से काटोगे तो ये 125 है और ये कटेगा 6, सॉरी यहाँ ये 5 से कटेगा। 5 से काटोगे तो ये रह जाएगा 25। और यहाँ जो है फिर 5 से काटोगे तो ये 5 हो जाएगा और फिर 5 से काटोगे तो 1 हो जाएगा। यानी 3 भाई ये एक जैसे हैं और ये तीनों भाई भी एक जैसे हैं। यानी कौन है ऐसे, तो ये रहे 3 भाई एक जैसे, 3 भाई एक जैसे। विकल्प डी इसका सही है। 11वां प्रश्न है, निम्न में से कौन सी संख्याओं 12 20 और 24 का एक उभयनिष्ठ गुणनखंड है। उभयनिष्ठ है तो तीनों को काट देगा वो। तो क्या 3 देखते हैं, तीनों को काट देगा, 12 को काट देगा, लेकिन 20 को नहीं काट पा रहा, तो ये तो गलत हो गया। 4 से देखते हैं, 12 कट गए, हाँ जी कट गए।
4 से जो है 20 कट गए, हाँ जी कट गए। 4 से जो है 24 कट गए, हाँ जी कट रहे हैं। इसका मतलब यही उभयनिष्ठ गुणनखंड होगा। अगला प्रश्न है 12वां, छोटी से छोटी संख्या जिसके 2, 3, 4, 5 तथा 10 के गुणनखंड हैं तथा 10 जो है गुणनखंड हैं। तो छोटी से छोटी संख्या है तो सबसे पहले इसी को चेक कर लेते हैं, छोटी वाली को। क्या ये इसके गुणनखंड हैं? देखते हैं। 2 का भाग जा रहा है, हाँ जा रहा है, ये सही है। 3 का भी जा रहा है, हाँ बिल्कुल जा रहा है। 4 का जा रहा है, 15 चौके 60 होते हैं, जा रहा है। 5 का जा रहा है, हाँ 12 पंजे 60 होते हैं। 10 का जा रहा है, हाँ 10 छक्के 60 होते हैं। सबसे जा रहा है तो इसी के ये सारे गुणनखंड हैं, बाकी को चेक करने की कोई आवश्यकता नहीं है। 13वां प्रश्न है, 210 के अभाज्य गुणनखंड कितने हैं? तो 210 के अभाज्य गुणनखंडों की संख्या पूछी गई है, तो वही वाला तरीका है। 210 को इस तरह से भाग करेंगे, 2 एकम 2, 1 में नहीं जाएगा तो 0 लगाएंगे, 10 में जाएगा, 2 पंजे 10। फिर ये यहाँ 5 से कट जाएगा क्योंकि पीछे 5 है। 5 दूनी 10, 5 एकम 5, 21 जो है 3 से कटेगा, 7 21, 7 7 से कटेगा, 2 3 5 7, तो कितने हो गए? 4, यानी विकल्प नंबर सी सही है। 14वां प्रश्न है, 6, 10 तथा 15 का उभयनिष्ठ गुणज निम्न में से कौन सा है? उभयनिष्ठ गुणज यानी इसका पहले एलसीएम लेना होगा। तो देखते हैं इसका एलसीएम कितना होगा। 6, 10 और 15। तो गुणज के लिए सबसे छोटी संख्या निकालेंगे जो तीनों से कट जाए। तो 2 से काटेंगे, 2 तिया 6, 2 पंजे 10 और ये 15। 3 से काटेंगे, 3 एकम 3 और ये 5 और 5 15। और फिर 5 से काटेंगे, 1 1 1 और इसका जो एलसीएम होगा लासापा 2 तिया 6 पंजे 30 होगा। यानी इसका जो उभयनिष्ठ गुणज होगा वो या तो 30 ही होगा। अगर 30 इसमें नहीं दिया होता तो 30 का डबल 60 देखते, 60 नहीं दिया होता तो 90 दिया होता। ये सभी इसके उभयनिष्ठ गुणनखंड होते, सॉरी उभयनिष्ठ गुणज होते। अगला 15वां प्रश्न है, 10 और 21 में उभयनिष्ठ गुणनखंड। अगर दोनों का उभयनिष्ठ गुणनखंड है तो दोनों में भाग चला जाएगा। 1 का भाग 10 में चला जाता है, जी हाँ चला जाता है। 1 का भाग 21 में चला जाता है, जी हाँ चला जाता है, तो यही सही है। बाकी को आप चेक करो या मत करो। 16वां प्रश्न है, निम्नलिखित में से अभाज्य गुणनखंड हैं। तो अभाज्य गुणनखंडों में क्या है, हमें ये देखना है कि ये पहले तो गुणनफल 84 ही होना चाहिए, उसके अलावा कोई संख्या इसमें भाज्य नहीं होनी चाहिए। तो सबसे पहले देखते हैं, 2 दूनी 4 तिया 12 सत्ते 84, सही है ये 84। तो इसके गुणनखंड तो लगभग सही ही होंगे। अब ये देखते हैं कोई अभाज्य संख्या, ये भी अभाज्य है, ये भी अभाज्य है, ये भी अभाज्य है, इसमें सभी अभाज्य हैं। तो विकल्प नंबर ए ही सही है। और अगर आप इनको देखोगे तो देखो यहाँ 14 अभाज्य नहीं है, यहाँ पर भी ये 14 अभाज्य नहीं है, यहाँ पर 9 नहीं है, तो विकल्प नंबर ए ही सही है। 17वां प्रश्न है, प्रथम 100 संख्याओं में कितनी संख्या 3 और 7 दोनों की गुणज हैं? तो जो संख्या 3 और 7 की गुणज होगी वो 3 गुणा 7 बराबर 21 होगी सबसे पहली। और 21 के बाद फिर 21 दूनी 42 होगी, फिर 21 तिया 63 होगी और फिर 21 चौका 84 होगी। उसके बाद 105 जो है 100 से बड़ी हो जाती है, इसलिए 1 2 3 4 ही गुणज ऐसे होंगे जो 100 से छोटे होंगे। तो इसका विकल्प नंबर ए जो है सही है। 18वां प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी संख्या 5 तथा 10 दोनों की गुणज होगी? तो 5 और 10 जो दोनों की गुणज होगी तो आप जानते हो कि वो 10 होगी, क्योंकि इन दोनों का एलसीएम यहाँ 10 है और 10 से जो संख्या डिवाइड होगी वो 5 से तो हो ही जाएगी। तो 10 से डिवाइड होने वाली संख्या के पीछे हमेशा 0 आता है। देखो देखो कहाँ है 0 जल्दी। इसका मतलब ये वाला ऑप्शन बिल्कुल सही है। 19वां प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी संख्या 11 का गुणज है? जो संख्या 11 का गुणज होगी तो वो 11 से जरूर जो है बड़ी होगी और 11 में किसी संख्या का गुणा करके बनाई गई होगी। अर्थात हम देख सकते हैं कि 11 का भाग चला जाना चाहिए। तो क्या इसमें 11 का भाग जा रहा है? जी हाँ, 11 एकन 11, एक बचा फिर 11, 11 एकन 11, यानी यही सही है, बाकी किसी में जा ही नहीं सकता।
20वां प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी संख्या 13 का गुणज है? अगर 13 का गुणज है तो 13 का भाग जाना चाहिए। क्या इसमें चला जाएगा? 13 एकन 13, एक बचा फिर 13 हो गए, 13 एकन 13, यही वाला विकल्प एकदम सही है। इसको कोई जरूरत नहीं है कि आप चेक कीजिए। 21वां प्रश्न, निम्नलिखित में से 35 से छोटे 5 के गुणज, 35 से छोटे 5 के गुणज होते हैं 5 एकन 5, 5 दूनी 10, 5 तिया 15, 5 चौक 20, पचम 25, 5 छक्के 30 और 5 सत्ते 35 हो जाएंगे, लेकिन 35 से छोटे पूछे गए हैं। 1 2 3 4 5 6, बी विकल्प जो है सही है। प्रश्न संख्या 22, 45 के गुणनखंड हैं। तो 45 को हम किस तरह से लिख सकते हैं? 45 गुणा 1, और 45 होता है 9 पंजे 45, और 45 हो जाता है 15 तिया 45। तो ये कितने गुणनखंड हुए इसके? इसके 6 गुणनखंड हैं। तो एक तो सबसे पहले 45 देखिए किस किस में है, इसमें है ही नहीं, 3 में, यही वाला सही है। ये सवाल कुछ ऐसे ट्रिक के हैं कि यदि 45 के गुणनखंड पूछा है तो सबसे पहले 45 देखिए और 1 देखिए, उसके बाद 9 और 5 देख लीजिए। तो अगर जो जो नहीं मिलते हैं उनको छोड़ दीजिए, जिसमें मिलता है उसी में से छांटते चले जाइए। 23वां प्रश्न है, निम्न में 60 का गुणनखंड नहीं है। तो जो 60 का गुणनखंड नहीं होगा, 60 में उसका भाग भी नहीं जाएगा। तो 1 का भाग तो जाता है, इसका मतलब ये तो है। 30 का भी चला जाता है, ये भी है। 15 चौके 60 होते हैं, ये भी है। और 13 का नहीं जाता, इसका मतलब यही वाला विकल्प सही है, क्योंकि ये इसका गुणनखंड नहीं है। 24वां प्रश्न है, 230 के अभाज्य गुणनखंड कितने हैं? तो 230 के अभाज्य गुणनखंड पूछे हैं। तो अभाज्य गुणनखंड के लिए यही वाला मेथड अपनाएंगे। पीछे 0 है तो 5 से भाग दे दीजिए, 5 चौके 20, 3 बचा, 5 छक्के 30, 2 से काटेंगे, 2 दूनी 4, 23, और 23 एक अभाज्य संख्या है तो ये 23 से कटेगी। 1 2 3, कितने गुणनखंड हुए? 3 गुणनखंड हुए। 25वां प्रश्न है, 27 के गुणनखंड कितने हैं? कौन से हैं इसमें? तो सबसे पहले 27 देखिए, चारों में है। 1 देखिए तो इसमें नहीं है, ये तो है ही नहीं। अब उसके अलावा 27 क्या होता है? 9 तिया 27, तो 9 देख लीजिए, इसमें है और इसमें है, इसमें नहीं है, इसको काट दीजिए। अब 3 देख लीजिए, इसमें है, इसमें भी नहीं है, तो यानी ये वाला सही है। 26वां प्रश्न है, 23 के कितने गुणनखंड होते हैं? तो 23 एक अभाज्य संख्या है, और हर अभाज्य संख्या का 2 ही गुणनखंड होते हैं, एक 23 होगा और एक 1 होगा, यानी विकल्प नंबर 2 सही है। 8 के प्रथम 5 गुणज, तो 8 के पहले 5 गुणज हैं। तो 8 एकन 8, 8 दूनी 16, 8 तिया 24, और 8 चौके 32 होना चाहिए, ये गलत है। 8 एकन 8, 8 दूनी 16, 8 तिया 24, 8 चौक 32, 8 पंजे 40, विकल्प बी सही है। 28वां प्रश्न, 1 और 17 का उभयनिष्ठ, उभयनिष्ठ यानी ऐसा कॉमन फैक्टर होगा जो दोनों में भाग चला जाता है। तो क्या 1 का भाग 1 में चला जाएगा? जी हाँ। 17 में जाएगा? जी हाँ चला जाएगा, तो यही वाला उत्तर सही होगा।